नीचे। गुड इवनिंग सर। चल ठीक है फिर कल से गुड बोलेंगे। इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। एक गुड सेकंड इवनिंग सर। इसमें क्या हुआ ना, कुछ भेजे ना सर तो किसी से बात कर रहे हैं सर। बोला कि ऐसे लिख दिया बाकी करो पढ़ते ना ऐसे भी नहीं होता। फिर वो पंकज सर की पार्टी हुई थी कि नहीं? नहीं नहीं दी पंकज सर ने पार्टी। हाँ बोल, क्या पंकज सर ने क्या नहीं दी? इग्नोर कर दिया पैसे। होमवर्क दी पंकज सर ने। वही पार्टी क्या बोल रहे हो? होमवर्क पंकज सर ने पार्टी की जगह होमवर्क दी। बढ़िया है, तो अच्छी बात है। तो ऐसा एक अच्छे बच्चे का धर्म ये होता है कि उसको जितने क्वेश्चन दिया जाए वो सारे सॉल्व कर ले, वही उसकी पार्टी होती है। सर तो तुम्हारे हम सब अच्छे बच्चे नहीं। तुम अच्छे बच्चे लगते नहीं हो ना मेरे को। तुम करते कहाँ हो? तुम तो क्विज 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 में 4 क्वेश्चन दिए थे, वो तुमसे रोते क्विज रोते क्विज क्विज के क्वेश्चंस भी कैसे थे? कैसे सर मुझे वैसे ही पता भी अच्छे नहीं था क्वेश्चन क्विज थे क्विज उसमें क्या क्विज था? है क्या, अभी तक पता नहीं है। क्विज अरे क्विज क्विज में 4 क्वेश्चन दिए थे और वो तुमसे हुए नहीं। मुझे पता भी नहीं वो क्या है अभी तक। अच्छा, अब देखो बेटा, यहाँ पे तुम्हारे पास 2 मार्क हैं। क्या है यहाँ पे तुम्हारे पास? दो यहाँ मार्क। से चलने के 2 मार्क हैं हमारे पास। कैसे समझाता हूँ? डिस्कशन और या तो डिस्कशन या तो चैप्टर नहीं चेक। नहीं, डिस्कशन तो कल करेंगे। डिस्कशन तो कल करेंगे, मैंने इनको बता दिया था, डिस्कशन तो कल करने वाले हैं। 7 में वो चले जाते हैं। 1 मार्क तो है कि चैप्टर चैप्टर 7 में जाके हम बड़ी सी भूल भुलैया में जाके हम फंस जाते हैं। या फिर और तरह से दूसरा मार्क ये है कि चैप्टर 7 को स्किप करके हम हीट वाला सेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। चैप्टर 7 स्किप करेंगे, चैप्टर 8 स्किप करेंगे और हीट वाला स्टार्ट कर देंगे, जिसमें आ जाएगा तुम्हारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। हाँ, कंडक्शन, कॉन्वेक्शन, थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी। ग्रेविटेशन ने ग्रेविटेशन को स्किप किया ना, चैप्टर 7 और 8 को। इन चैप्टर्स पे वापस आएंगे, थर्मोडायनेमिक्स खत्म कर लेंगे, उसके बाद फिर वापस आएंगे रोटेशन। हाँ, फिर लिंक टूट जाएगी ना। लिंक टूट जाएगी ऐसा? हाँ सर, क्योंकि ये जो सेंटर ऑफ है वो ये चैप्टर 7 के लिए जरूरी है, फिर वापस तब तक भूल नहीं जाएंगे हम, वापस आएंगे तो। सर वो ग्रेविटेशन कौन से याद है? ग्रेविटेशन को तो अगर चैप्टर ग्रेविटेशन को अपन क्लास 12th में पढ़ें तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोस्टैट से रिलेट करता है चैप्टर। या फिर सबसे लास्ट में पढ़ें ग्रेविटेशन को तो भी है, क्योंकि वो उससे रिलेट करता है। एक बार तो हमने पढ़ा है बोर्ड में, आपने बोर्ड में पढ़ा तो है? वो तो नेग्लिजिबल पढ़ा है अपन ने, वो तो कोई ऐसा बड़ा बात नहीं। उसमें तो तुम नेग्लिजिबल ही माना करो। तो अभी तो बताओ आपको क्या करना लगता है वो करवाओ। आपके देखो क्या हिसाब लगता से है? क्या होना चाहिए? देखो मेरे हिसाब से ये कि चैप्टर 7 टफ है। वो लिंक तो टूटेगा बट चैप्टर 7 थोड़ा टफ है। उसमें मैं तुम्हें एक पार्ट तो करवा सकता हूँ। अभी देखो, प्रॉब्लम ये है कि अपनी कितनी क्लासें आएगी। हाँ, एक पार्ट तो मैं करवा सकता हूँ। कहाँ तक? सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन तक। उसमें से एक क्वेश्चन आना पक्का होता है। उसमें से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता ही आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन में से। तो वो वाला पार्ट तो मैं तुम्हें कंप्लीट करवा देता हूँ। उसके बाद आती है रोलिंग। फिर रोलिंग और रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, 2 टाइप के मोशन आपको एक्स्ट्रा पढ़ने होंगे। उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। समझ आ रही बात ये? सर तो पूरा चैप्टर बाद में करोगे वरना लिंक टूट जाएगी आधा आधा में।
अब बताओ क्या करने का है, क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा और थोड़ा टफ भी है। सर आप एडवाइस आपका तो दो पहले थर्मोडायनेमिक्स पूरा। छोटा है। थर्मोडायनेमिक्स और वो क्या कहते हैं, हीट ट्रांसफर, थर्मोडायनेमिक्स छोटे भी हैं और इजी भी चैप्टर है। वो इजी सेक्शन है, पीछे वाला 3 चैप्टर वाला पूरा सेक्शन इजी है। सर अगर लिंक टूट तो और डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा बीच में क्या? तो उससे क्या बोल रहा है? तो लिंक पर टूटने के छुट्टी बाद के पहले वो खत्म भी नहीं होगा तो भी टूट जाएगा। वही आज छुट्टी के पहले ये खत्म नहीं होगा। मेरी तब प्रॉब्लम ये आ रही कि छुट्टी से पहले रोटेशन खत्म नहीं होगा। मैं तो 9 तारीख को ही निकल रहा हूँ। छुट्टी तो तुम्हें मिलेगी कम से कम 12 से, और मैं आऊंगा भी कितने लेट दिन की? 10 से। हाँ आओ ना कितने दिन की? 3 अरे की। मैं महीने बेटा, मेरे को इस बार काम है। मैं 1 साल हो गया दिवाली पे, पिछली दिवाली पे गया था। इस बार मेरे को काम भी है थोड़े, तो मेरे को जाना है 9 तारीख को। ट्रेन के टिकट भी नहीं मिल रहे हैं, फ्लाइट तो है ही नहीं हमारे वहां पे, तो ट्रेन के गाड़ी टिकट भी से नहीं मिल चले रहे। हाँ गाड़ी से चले जाओ। गाड़ी प्राइवेट जेट बेटा, से चला सकते हो ना? राजस्थान तो पहुंच जाएंगे प्राइवेट ना जेट। अच्छे दिन में। अच्छे दिन में क्या, प्राइवेट अच्छे जेट घंटे में वही तो बोल रहा, एक दिन ए पहले भी भाई बोला था साहब ना। को बोल किसी भी बच्चे को ऐसे फील होता है कि सर के पास व्हीकल नहीं है तो प्लीज ले लो। हाँ चेक के चुका देते हैं पापा आपके मम्मी घर। के जिसके भी अकाउंट में भरपूर पैसे हैं देके जाएं। कल के कल ही ऑडी खरीदेंगे अपन, BMW ऑडी, उसी से जाएंगे और ड्राइवर को साथ लेके जाएंगे। और प्राइवेट जेट के लोगे तो वो खरीद के ड्राइवर को लेके जाएंगे, टेंशन ही ना लो। मतलब ऐसी बातें क्या छुट्टी कितने दिन की होने वाली? सर आप बोलो तो सही, आप 9 तारीख को जा रहे हो, फिर वापस कब आ रहे हो? 9 को जाओगे और मैं लगभग 20 से पहले नहीं आऊंगा, इसलिए। क्या आते ठीक है ठीक हाँ है। सर। अभी चैप्टर 7 स्टार्ट भी कर दूंगा तो भी वो बीच में रह जाएगा, मतलब हाँ, वो डिस्कशन बीच तक में नहीं रह पहुंच गया पाऊंगा। तो अगला हो जाएगा। सर तो फिर तो थर्मोडायनेमिक्स ही करवाओ। मिक्स वाला खत्म कर देते तो अच्छे उसमें से। बोर्ड में भी इसीलिए मैं ठीक बोल है। रहा हूँ कि सिंपल चैप्टर कर लेते हैं पहले। हाँ कर सर, लेते हैं, के लिए तो। थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। इतने थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, वो भी सही बात है, ये भी सही है। सर हाँ वैसे छुट्टी कितने दिन की होगी ऐसा मैं छुट्टी तो बेटा 3 तुम्हारी दिन। छुट्टी तो 1 दिन की ही है, दिवाली की बस। सर ये क्या? पूछे लगा। हाँ सर, आप तो 20 दिन की छुट्टियां मार रहे हो और हमें 1 दिन। तो तुम मुझे हमारी भी उम्र ऐसा में ही लगा, आओगे तो 10-12 20 दिन दिन की की मार लेना, उसमें क्या है। सर ईजान को भी सर बना दो। सर अब आपने अरे हमारी तो तुम्हारी 1 दिन की छुट्टी इसलिए होगी तो 5-7 दिन की, पर तुम्हें तो होमवर्क मिल जाएगा ना, NTA सोल्व करने पड़ेंगे ना तुमको, इसलिए तुम्हारी तो छुट्टी नहीं सर होमवर्क की जगह वैसे सर प्रैक्टिकल कर होमवर्क तो देंगे। कर लेंगे, ऑफिशियली तो छुट्टी होगी ना ऐसे। क्या? सर, हाँ क्लास को नहीं ले- होगी। अरे सुबह का सर अभी से आप होमवर्क दे सकते हो, वो जो होगा तब का। हाँ अरे अभी ये से भी नहीं हो रहा पागल। चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक के NTA सोल्व कर लें। सर कहाँ से मिलेंगे? चैप्टर है 6 ही के तो हो गए नहीं ना। सर, आप भेजो एनटीए। चैप्टर 6 के हो गए, मैं 1 से 5 तक की आज ही भेजता हूँ हाँ, NTA। सर। ऐसी क्या बात कर दी तुमने? चैप्टर 1 कौन सा है पर? सर 5 दिन में हॉलीडे 5 होमवर्क अभी चैप्टर कैसे और उतना करेंगे? ही ना, और कुछ नहीं है ना होमवर्क। और PYQ भी तो बेटा। अरे पर चैप्टर 1 चैप्टर अरे 2 सर अभी मत दो, बाद में वैकेशन के टाइम पे बोलोगे ये तो हो गया। बाकी दोनों में भी सर मिलेगा। पीवाईक्यू सब अभी ये सिर्फ दे दो एनटीए। सर तो NTA और PYQ 2 चीजें खत्म करके आनी है तुम्हें। वो तो होता है सर, वेकेशन टाइम पे मत बोलना ऐसे। सर अरे बेटा छुट्टी वुट्टी कुछ नहीं होती, ये सब मन का भ्रम है तुम्हारा। अरे सर ये ऐसा मत करो। मेरी बात सुनो, अगर हमें कोई काम नहीं होना तो हमें भी छुट्टी लेने का शौक नहीं है, हम तो फिर जल्दी जल्दी आना चाहते हैं। बट वो तो क्या है कि फैमिली में थोड़े काम आ ही जाते हैं, हम बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो कुछ ना कुछ काम आ ही जाते हैं हमारे लिए, जो हमारे बिना नहीं हो सकता। तो बड़ी छुट्टी। तो इसलिए हमें तो फिर जरूरी है वहां पे जाके टाइम देना। अब तुम्हारे लिए अगर कोई काम नहीं हो तो तुम्हारा एक ही काम है पढ़ाई करना, तो पढ़ो आराम से। पर हमें छुट्टी का मन है। पर 1-2 दिन मौज मार लेना ना यार, उसमें क्या है, 1-2 दिन जम के सोना, खाना पीना, मूवी देखना, सीरीज वीरीज खत्म करना, पागलों की तरह सुबह से शाम तक सीरीज देख रहे हो तो घर वालों को भी लग जाना चाहिए कि हाँ बेटे को छुट्टी मिली है।
सर घर वाले बोलेंगे पढ़ो ये क्या सर कर रहे ऐसा हो। लग गया ना घर वालों को तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जम के मतलब 2 दिन तक जम के खाना, सुबह खाना, शाम को खाना, दिन में वो 3-4 2 दिन बार। तक घर वाले बाद में बाहर भी हमारी खाता बात ऐसा हो लगा जाएगा। लेते हैं। मस्त एकदम। और हम घर वाले खेलने तो बाहर जाना वाले है। बन जाएंगे। एक दिन जम के क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, बैडमिंटन, जो भी तुम्हें खेलना है, रखड़ना, और फिर 2-4 एक ही दिन दिन? मस्ती मार के चुपचाप बैठ जाना फिर। अरे सर ठीक है, अभी वो चलो लोग स्टार्ट। बोला ना, हम कल रहेंगे। क्या? तो तुझे क्या लगा था? चिन्मय हाँ, वो तो खत्म हो गया ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेई में कब खत्म हुआ? क्या? चालू अरे हुआ मोमेंट मेरे ऑफ पास इनर्शिया है। कहाँ खत्म हुआ? वो कॉलिजन तो खत्म हो गया ना। हाँ तो ठीक है। हाँ सर फिर भी नहीं हो रहा है क्वेश्चन। ए, देखो, आपने यहाँ पे एरिया पे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा अपन। एरिया आपने यहाँ पे क्या, कैसी क्वांटिटी लेते हैं अपन? वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं। तो 2 टाइप के सरफेस होते हैं, 2D सरफेस होते हैं और एक 3D सरफेस होते हैं। 2D को ओपन और 3D को बोलते हैं क्लोज। अब 2D तो सरफेस ऐसा के ही लिए लिखे तो कोई जनरल कंस्ट्रेंट नहीं होती है। हाँ, हम लोग क्या हेडिंग दे सकते हैं? जनरल ऐसा ही लिखे ऊपर जनरल हाँ, सब डिस्कशन। ऐसे ही चलते रहो, हीट डाल के ऐसे आगे बढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया को ठीक है, 2D सरफेस के लिए तो कंस्टेंट होती नहीं है कुछ। आप परपेंडिकुलर, इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों मान सकते हो। एरिया वेक्टर आप कैसा मान सकते हो? परपेंडिकुलर टू इनवर्ड। सरफेस, इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों डायरेक्शन होती है यहाँ पे, है ना। क्लोज में खाली आउटवर्ड। हाँ, क्लोज में सिर्फ आउटवर्ड होता है। एरिया वेक्टर होगा यहाँ पे हमारे पास, जो डायरेक्शन दी जाएगी। डायरेक्शन कैसे दी जाएगी? परपेंडिकुलर टू, मैं क्या ही लिख रहा हूँ, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर लिखना चाहिए था मेरे को, है ना। पीयूष को गुस्सा आया। पीयूष, अब पीयूष को लिखा ही नहीं था। गुस्सा, उसको पता है कि सर ऐसे ही करते ही रहते हैं मिटा के लिखने वाला, तो उसको अब कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको पता है 2-4 बार तो मिटाना ही पड़ेगा लिख के। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, और ब्रैकेट में लिख देंगे इनवर्ड और आउटवर्ड। ठीक है, या तो इनवर्ड कंसीडर किया जाएगा या आउटवर्ड कंसीडर किया जाएगा, बरोबर है। जैसे मान लो ये एक सरफेस है और इस सरफेस का एरिया वेक्टर आपको दिखाना है ना। इसका एरिया वेक्टर या तो आप इनवर्ड दिखाओगे, इनवर्ड के लिए क्रॉस का सिंबल यूज किया जाता है, आउटवर्ड के लिए और आउटवर्ड के लिए अपन डॉट का सिंबल यूज करते हैं। या तो आप अंदर वाली डायरेक्शन में लोगे या फिर आप बाहर वाली डायरेक्शन में लोगे। ठीक है, लोगे। और अरे कौन सा सरफेस? है बेटा, एडी में कौन सा सरफेस के परपेंडिकुलर? 3D में कौन से सरफेस के, रुक तो जा, देखते ना अभी। इसमें लिखो फॉर क्लोज सरफेस। एक सेकंड है, पहले डायरेक्शन वाला। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। सर हाँ, सर ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि 3D सरफेस होता क्या है। अभी अभी सब समझ आएगा। सरफेस मतलब 2D, 3D मतलब वॉल्यूम। अरे सर, क्लोज सर, अभी हम तो ले एक बार। या क्रॉस का मतलब क्या होता है? इनवर्ड। क्रॉस का मतलब इनवर्ड होता है, डॉट का मतलब आउटवर्ड होता है।
आपको पता है आज हमारी छुट्टी थी ना तो भी स्कूल में क्लास था। नहीं मेरे को नहीं पता है। पता चल सुनी गया गया ना? था। हाँ। तो कौन हाँ। क्या होगा उसमें, क्या ही दिक्कत है? ऐसे छुट्टी थी और उसमें क्या दिक्कत आई ये बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, तुम आधे सर, तो डाल दो छुट्टी बेटा। नहीं होती। क्लास 11th में आगे अब छुट्टी वुट्टी, घूमना फिरना, शादी समारोह, ये सब फालतू की बातें हैं। सर शादी कहाँ अरे रिलेटिव की, बाहर जाना है खाना खाने, कहीं पार्टी में ऐसा जाना है, भी घूमने हमारे जाना है, रिलेटिव होते हो बर्थडे, सर। सब ये सब फालतू बातें हैं तुम्हारे लिए। अब क्लोज सरफेस मतलब कोई 3D बॉडी होगा। जैसे मैंने ये ट्यूब कंसिडर कर लिया है, तो इस ट्यूब के लिए अगर मैं देखूं, ये वाली सरफेस अगर हम कंसिडर करें, सबसे राइट वाली दिख रही है सरफेस, ये राइट वाली, इसको हाईलाइट करते हैं अपने। इस वाली, अब इस सरफेस के लिए, जैसे इस पूरी बॉडी के लिए एरिया वेक्टर मानोगे, तो पहले इस सरफेस के लिए मानना पड़ेगा, तो सरफेस के लिए आउटवर्ड है। ऊपर वाली सरफेस के लिए मानोगे तो ऊपर वाले के लिए भी आउटवर्ड बाहर, इनवर्ड नहीं मान सकते इसमें। ठीक है, लेफ्ट वाले के लिए निकालोगे तो लेफ्ट वाले के लिए भी बाहर। क्यों? क्यों नहीं, बस नहीं मानना है। अरे अंदर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अंदर कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसमें? अंदर की ठीक है। तरफ वेक्टर हो सकता है। फ्रंट वाले के लिए क्या मानोगे? बाहर, बाहर की सबके लिए साइड। बाहर, तो ये फ्रंट और बैकवर्ड वाले के लिए क्या मानोगे? क्रॉस। अंदर की साइड। तो ये लिख लेना, फ्रंट वाले के लिए बाहर है और अंदर वाले के लिए, बैक वाली सरफेस के लिए अंदर है, लिख लेना है तो बाद में पता नहीं लगे। मतलब क्या सर लिखना सर सर? रिपीट करो तो फिर से फ्रंट वाले के लिए। अबे फ्रंट, तू कुछ समझना। फ्रंट वाले के लिए हाँ बस बॉडी से बाहर मतलब मानना है। नेट, जैसे मान लो नेट वेक्टर ये 0 आना चाहिए। ये आपका स्फीयर है ना सर, इसमें Yeah. डिस्क वगैरह नहीं कंसिडर कर पाएंगे, ये स्फीयर कंसिडर करना है, 3D बॉडी लेनी है। तो इस स्फीयर के लिए एरिया रेडियस की वेक्टर किसे डायरेक्शन माने में। जाएंगे? ऐसे परपेंडिकुलर देखो, हाँ, जो कहाँ रेडियस। से पास होंगे, सेंटर से पास होंगे ना, हाँ हाँ। ऐसे परपेंडिकुलर आउटवर्ड मानने पड़ते हैं। सर तो मतलब नेट 0 आना चाहिए ना ऐसा? अबे नेट 0 नहीं, एक सरफेस पे एक ही मानना पड़ता है। ऐसे पूरे स्फीयर को लेके नहीं मान लेते हैं। वो तेरे से कोई पर्टिकुलर सेक्शन पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन पूछती बड़ा बस समझ नहीं आया सर, बाहर कहाँ है अंदर कहाँ है? बाहर और अंदर समझ नहीं आता तेरे को? नहीं सर, हाँ नहीं सर। बढ़िया बात। कभी कभी तो तुम ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हो ना जिनका आंसर भी नहीं होता है मेरे पास। बाहर और अंदर समझ नहीं आया सर। आप समझा दो। मेरे को खुद को नहीं पता ना, मैं वही तो बोल रहा था। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हो जिसका आंसर मेरे को खुद को ही नहीं पता होता है। बाहर अंदर, और उसमें क्या ही समझा दूं मैं, ये बताओ बाहर अंदर। तो आप लोग बता दो, समझाओ नहीं बस वापस बता दो। बॉडी के अंदर, बॉडी के आपको बाहर, जो समझ में आया वो समझा दो। मेरे को तो बात ये समझ कैसे? आता है, बॉडी के अंदर एरो दिख रहा है तो अंदर, बॉडी के बाहर एरो दिख रहा है तो बाहर, अंदर बाहर, खत्म काम। इससे ज्यादा मेरे को समझ नहीं आता। हमें भी नहीं आता सर। पार्थ अरे अरे मेरे लाल पीले नीले, इसमें क्या होगा ना कि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर सरफेस पे पूछेगा, जैसे इतनी सी सरफेस के लिए एरिया वेक्टर, तो कैसे बनाना पड़ेगा? बाहर पूरे स्फीयर का हैं? से तो Sphere वो में दे देगा infinite ना surface एरिया। होते हैं। तेरे को क्यों टेंशन लेने का है अभी? हाँ अभी क्यों टेंशन ले रहा है? बस अभी ये सोच के एरिया वेक्टर पूछा जाएगा तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड बनाना है 3D के ना। लिए। क्लोज सरफेस के लिए परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और इसके लिए 2D सरफेस के लिए इनवर्ट भी हो सकता है, आउटवर्ड भी हो सकता है। बस अभी एरिया कैसे निकालेगा वो बस तो अभी तो बहुत मस्त बड़ी बात है। मिर्जापुर देख। ये भी सही है। क्यों अमन? अमन ने देख लिया हाँ। ऐसा लग रहा है मेरे को ना। नहीं नहीं, मैं चिंटू थोड़ी हूँ। चिंटू नहीं है तू ऐसा। सर कैसे पंकज सर ने तो पूछा था कितने घंटे में देखा है। सर?
वन डे है वो, R24 है। हाँ ये तो 2D सरफेस है ना। हाँ Write down एक्सप्रेशन expression. बाहर और अंदर दोनों ऐसा लिख के खत्म कर देना। अबे एक्सप्रेशन कैप में होगा कुछ, और बना है इनके कैप कैप बैप। कुछ भी। एक्सप्रेशन लिखना माइनस है। जेड कैप जेड के ऐसा कुछ। जेड के कैप होता है, माइनस जेड AB into BC into CD into AD into इसका N cap. एरिया वेक्टर लिखा जाएगा। देखो ये दो वेक्टर बनाने पड़ेंगे आपको, AB वेक्टर और AD वेक्टर। तो तो AB cross वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा AD वेक्टर से, तब इसका एरिया मिलेगा ना। एरिया सर ऑफ वो कोई भी पैरेललोग्राम। साइड ले सकते हैं ना? हाँ कोई भी दो कॉन्जुगेट साइड लेनी पड़ेगी, है ना, आजू बाजू हाँ वाली। मतलब वो क्रॉस प्रोडक्ट है ना दो लाइन का। हाँ दो लाइन का क्रॉस प्रोडक्ट है, कौन सी वो उसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है ये। अब डायरेक्शन बताओ, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। AB क्रॉस AD इसकी करोगे तो डायरेक्शन क्या होगी? इसकी तो बाहर होएगी, आउटवर्ड बाहर आएगा। बाहर बाहर। बाहर। और अगर AB इंटू BC करेंगे तो अंदर हो गया। ठीक है। सर पर ये बाहर कैसे पता चला AB into AD है कि AD into AB? हाँ नहीं वही तो पता नहीं है। अगर वो वैसे करे, उसने यही तो बोला, और ऐसे करके भी तो लिख सकते थे, वो पता नहीं है। कोई भी एक माननी होगी ना तो कोई भी एक मान लेंगे। ये लिखोगे तो इनवर्ट लिखना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा ना, दोनों हाँ सही है। सर। मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, डायरेक्शन तुम्हें बता देना पड़ेगा। डायरेक्शन बताते उसको पता लग जाएगा कि ये कौन सी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। खत्म काम। चलो वो हमें मेंशन करना है ना, क्या बोल रहा है? वो हमें मेंशन करना है ना। हमें मेंशन करना है ना। हाँ अपने को मेंशन करना है। अगर वो कुछ ना बोले तो अपने को मेंशन करना है, कुछ ना बोले तो। अगर उसने कुछ बोला है कि इस तरीके से निकालो एरिया इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से, तो फिर उसके हिसाब से चलने का है। डायरेक्ट एरिया थोड़ी पूछेंगे सर। पंकज सर और सोनू सर को अपने होम टाउन नहीं जाना, होम टाउन नहीं जाना। नहीं नहीं सोनू सर तो बाद में जाएंगे, वो पंकज सर बोल रहे हैं। छठ पूजा और दिवाली के छठे दिन। दिवाली के बाद जाएंगे वो तो, उनका तो काम ही अलग होता है। किन्ने भी सर दिवाली आएगा। हाँ खा ले उधर, खा ले। क्या है? अरे ये मैं डायग्राम जो बनाना चाह रहा हूँ उसमें तो था नहीं, अब ऐसे हाथ से बनाना पड़ रहा है। वो सर ऐसे- गौड़े स्ट्रेट है। और ये थोड़ा हो गया है गलत। स्ट्रेट लाइन मतलब ब्लैक है ना? अरे स्ट्रेट लाइन नहीं है, थोड़ा सा गलत हो गया है ये एक स्क्वायर है जिसे एक एंगल पे टिल्ट करके रखा हुआ है, और ये एंगल है 37 डिग्री। ओके। समझ रही बात ये? हाँ सर। ये y x और ये z है इधर। इसका स्क्वायर का साइड दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तुम्हें एरिया वेक्टर फाइंड आउट करना है। मैग्नीट्यूड नहीं, एरिया वेक्टर ही निकाल दो। वेक्टर फॉर्म में एरिया बताना है इसका। ओके सर लास्ट ईयर तक फिर वो दोनों फॉर्म में की एरिया साइड, बताना है। तो साइड यूनिट वेक्टर है ना। 5 क्या है? सेंटीमीटर की है। हाँ बोला है हाँ? ओ 5 5 सेंटीमीटर है। ये ओरिजिन है 0,0,0। 0 सर इसमें जेड एक्सिस का काम ही क्या है? उसी डायरेक्शन पे आएगा, उसी डायरेक्शन में।
यूनिट वेक्टर, ये वेक्टर की फॉर्म में आंसर देना है, ध्यान रखना, वेक्टर फॉर्म में आंसर देना है एरिया। आई कैप जे कैप वैसे। हाँ, आई कैप जे कैप के कैप में। ओके सर, वैसे कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए हैं सर? वो तो पता चल जाएंगे। कोऑर्डिनेट ये दिए ना इसमें, कोऑर्डिनेट लिखे हुए तो है, देखो। हाँ ले ये सबसे इजी वाला पहले लिख लेते हैं। सर एक हाँ सर आ गया। बोल। -3 आई कैप प्लस 4 के कैप, सही है? गलत गलत। The Sir, 4 I -4 I cap cap. minus 3 J cap into 5 J cap, जो भी आता हो। ये तो आएगा ही नहीं। minus 3 J cap into 5 J cap। तुम आंसर बताओ मेरे को फाइनल। Sir, एरिया क्रॉस minus- प्रोडक्ट करते कैसे है? हाँ सर, -4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, गलत। नहीं प्लस 3 के कैप, सॉरी अरे क्या है इजान, क्या बोल रहा है? सर, इसमें जे कैप तो आएगा ही नहीं पक्का। जेकेप तो नहीं आएगा, वो तो ठीक है तेरी बात, बात बट सही डेटा है। गलत है। मैं वेक्टर गलत आ रहा है तेरा, एरिया वेक्टर गलत आ रहा है। सर -4 और +3, गलत। तो -3 और +4। गलत। एक साथ सारे बोल दे, अगर सही होगा तो मैं बोलूंगा सही है, नहीं तो सब गलत है। तो कॉस क्या होता है? ठीक है। minus 8 I cap plus 17 K cap। गलत। क्रॉस प्रोडक्ट सर, करते रुको, कैसे रुको। है? पहले क्रॉस प्रोडक्ट करते कैसे हैं? ये भी साइन कर दो हाँ सर। सर आ तो गया, आ वेक्टर गया, आ वाले गया। फॉर्म में कैसे? रुको रुको, एक ही सर, आ सेकंड। गया। मैट्रिक्स फॉर्म में। हाँ, जिसका है बोलते जाओ। अरे आ ही गया समझो। ये आई गया नहीं, ये क्वेश्चन करवाने लायक नहीं है क्लास में। सर 20। गलत। अरे 20 उसका 20 एन कैप। 20 एन के, एन क्या है? अरे एन कैप मतलब वो 3 आई। अरे हाँ, सर रुको, हाँ, सर, आ मैट्रिक्स गया। से निकालना पड़ेगा। फाइनल आ गया। ईजान, हाँ बता। बड़ा -12 आई कैप प्लस 16 जे कैप। गलत। अरे सर -16 प्लस 12। रुको रुको, रुको, ये 15 तो 15 आ रहा है, सही बात है। नहीं क्या? अब हो गया तुम्हारा, मैं बता देता हूँ, शांति रखो। हो एरिया गया नहीं तुमसे। इतने सारे गलत सर आंसर 15 आई कैप प्लस 20 के कैप। 20 K cap सिर्फ। हाँ बस मेरा भी वही आया। ना यार, 15 20 K cap प्लस 20 के कैप 15 आई केप माइनस 20 के केप, वो वो सही है, यस। वो सही है। सर तो मैं क्या बोल रहा था? वो तो ये बोल रहा था, तो ये तो नहीं बोल रहा था, तू क्या बोल रहा था वो मेरे को नहीं पता, बट तेने ये तो नहीं बोला है बस। तो -16 और वो 20, -15 और 20 बोला था। तो नहीं आ रहा है, कैसे बना के बोल। रहने दे मैट्रिक्स से अब निकालना पड़ता है। इसको मान लो ए पॉइंट मान लो, इसको बी मान लो और इसको सी मान लो। इसका एरिया क्या लिखोगे? एरिया वेक्टर इक्वल टू या तो ए बी क्रॉस ए सी लिखोगे या फिर ए सी क्रॉस ए बी लिखोगे, दोनों में से कोई भी एक लिख दोगे तो चल जाएगा, है ना। अब पहले ए बी वेक्टर निकाल लो, तो बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 4,0,3। 3 I cap 4 I cap minus 3 J cap। हो गया सर। हाँ, समझ रही बात ये। हाँ, और सर। सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 0,5,0। 5,0। अरे 403 समझाओ। ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा? ए बी वेक्टर हो जाएगा हमारे पास एससी वेक्टर क्रॉस, प्लस ओके, 3 के उल्टा। और A cap ए क्यों? सी वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास? 5 5 जे जे तो एरिया वेक्टर निकालो तो 4 आई के प्लस 3 के का क्रॉस प्रोडक्ट करना है 5 जे के। तो ये आंसर आ जाएगा कितना?
15 आई तो का मतलब 4, आप आप वाले 0,3 माइनस कैसे? आएगा। अरे 4,0,3 कहाँ से आया? 430 नहीं होना चाहिए। y एक्सिस पे y वाले पे तो 0 पे है। अरे y तो 0 होगा ना है तो z एक्सिस बेटा, बना तो रखा है देख, ये z है और ये x है और ये पॉइंट यहाँ पे है, तो x z प्लेन में है तो y तो 0 आएगा। हाँ सर, एक्सप्लेन में लगा। सर अगर मैंने AC क्रॉस AB किया है तो मेरा दोनों प्लस में आ रहा है। दोनों प्लस में नहीं, एक माइनस तो आएगा ही आएगा। रुको तो चेक करता हूँ। मैंने गलत कर दिया होंगे हाँ फिर। हाँ सही है मेरा एक माइनस आ रहा है मैंने। हाँ ठीक है, अब इसमें आंसर एक और आ सकता है क्या? 15 आई कैप माइनस 20 के कैप माइनस 20 के। ये भी आंसर हो सकता है इसका। ईशान, तेने इसमें से कोई बोला था? इस दो के अलावा सारे बोल गया था। मैंने 16 आई कैप बोल दिया था इसके बदले। पर वो तो गलत नहीं हो जाना चाहिए था फिर। हाँ तो चलने का उतना था। चलेगा? अच्छा ठीक है। ईशान जो बोल रहे वही सही है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं प्रेशर, मतलब इसी से रिलेटेड चीज है प्रेशर। सर हीट के चैप्टर में हीट के अलावा सब कुछ पढ़ चुका है। हाँ, अभी हीट स्टार्ट ही नहीं हुआ बेटा। इसके बाद वॉल्यूम आएगा सर? इसके बाद वॉल्यूम आएगा, बिल्कुल आएगा, डेंसिटी भी आएगी, है ना। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? प्रेशर P इक्वल टू होता है MB फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, है ना, जो कि बिल्कुल ही गलत फॉर्मूला है, बट फिर भी लिखना तो पड़ेगा क्योंकि ये ऐसे ही लिखा जाता है। स्टैंडर्ड प्रोफाइल है। स्टैंडर्ड प्रोफाइल है। अरे अमन समझ गया है। और DF बाय DF वैसा कुछ तो। अमन को पता लग गया है कि सर अब क्या कर रहा है। तो प्रेशर के बहुत सारे फॉर्मूले लिखता हूं मैं, उसमें से सही आपको पता करना है। पहले कोई नहीं बोलेगा, जब पूछे तभी बताना, है ना। ये कौन सा? प्रेशर के बहुत सारे फॉर्मूले लिख देता हूँ मैं। हमें नहीं लिखना है अभी। हाँ, तुम भी सारे लिखना और सारे गलत हैं वो भी फाइंड द लिखना, राइट कि सही- ऑप्शन। मल्टीपल चॉइस है, एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं, अरे ये तो सारे ठीक है। वो गलत बात है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये, एक से ज्यादा भी आप एफ आंसर के दे नीचे वो सकते क्या लिखा है थर्ड वाले में? परपेंडिकुलर हो। Perpendicular। क्योंकि ईशान एक से ज्यादा आंसर देगा ही सही, तो फिर उसके लिए मल्टीपल चॉइस रखना तो पड़ेगा ना। दोनों में। सब मिल गया। थर्ड वाला आएगा। अभी तुम शांति रखो, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वही है। अभी मेरी बात ऐसा सुनो। थोड़ी होता है। फिफ्थ वाला तुम पहले तुम सोच लो और ये भी सोच लो कि ये आंसर क्यों सही है, बाकी क्यों गलत है, उसके बारे में भी सोचना है ना। सर पहले दो नहीं आए तीसरा होगा, ये तीसरा नहीं, फोर्थ। मैं मेरे पहला से नहीं आ मत पूछो, सकता। प्रेशर स्केलर मेरे से मत पूछो, तुम खुद देख लो, बाकी क्यों गलत है तुम्हें वो भी बताना पड़ेगा। हाँ सर। पहले दो गलत है। थर्ड वाला हाँ, थर्ड वाला सही है। थर्ड वाला बोर्ड में पढ़ा थर्ड है। और फोर्थ और फिफ्थ। सर ये देख लेते हैं अपन। सर वैसे तो मतलब एक तरीके से तो सारे के सारे अप्लाई हो सकते हैं अलग अलग। वैसे तो स्टैंडर्ड प्रोफाइल वाला भी हो सकता है। सब थर्ड फोर्थ फिफ्थ, क्या थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे। एरिया तो पहले से परपेंडिकुलर, उसमें और क्या परपेंडिकुलर डालेंगे? इसलिए तो बोला। ये डेटा लिखते जाओ तुम। सर एक और फॉर्मूला लिखो, थ्रस्ट अपॉन एरिया। चलो अब बताओ कौन सा सही है। थर्ड थर्ड वाला। थर्ड वाला
चलो बताओ, पार्ट फर्स्ट वाला क्यों गलत है बेटा? सर क्योंकि जो प्रेशर होता है उसमें फोर्स परपेंडिकुलरली एक्ट करना चाहिए एरिया से, फोर्स क्या? एरिया के? परपेंडिकुलरली एक्ट करना चाहिए एरिया पे, तो ही वो ऐसा होगा। तो फिर वो तो लास्ट वाला भी है, रीजन नहीं सर। फिर लास्ट वाला क्यों गलत है? हाँ सर, दो वेक्टर्स को डिवाइड एरिया परपेंडिकुलर करके कुछ नहीं होता है सर। हाँ ईजान, अरे। सेकंड वाला क्यों गलत है बेटा? सर फर्स्ट वाले को बता सकता हूँ। किसका बता सकते हैं? फर्स्ट वाले का? हाँ, फर्स्ट वाले में वो दो वेक्टर डिवाइड करेंगे तो वेक्टर आएगा, स्केलर नहीं आएगा। दो वेक्टर का डिवीजन ही डिफाइन नहीं किया आप तक। डिवीजन ही नहीं है, मैंने तो कभी किया नहीं यार। तो फिर सर हाँ, दूसरे वाले में फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होना चाहिए, तीसरा वाला सही है। चौथे वाले में एरिया खुद ही परपेंडिकुलर होता है, उसका क्या परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और दूसरे वाले में मतलब वही सेम रीजन। तीसरे वाले में भी वही है नहीं, एरिया परपेंडिकुलर हो सकता है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये भी गलत है। गलत है। ये क्यों गलत है इनको समझ लो। देखो जैसे तुमसे ऐसा बोला जाए कि एक रूम है जिसके अंदर एक गैस फिल कर रखी है, और उस गैस की वजह से वॉल पे आपको क्या कैलकुलेट करना है? फोर्स कैलकुलेट करना है या प्रेशर कैलकुलेट करना है? नहीं, प्रेशर तो ऑलरेडी दे रखा होगा, उल्टा बोल गया। हाँ, फोर्स कैलकुलेट करना है वॉल के ऊपर। तो आप कौन सा फोर्स निकालोगे? परपेंडिकुलर होगा सर फोर्स वॉल सरफेस परपेंडिकुलर पे। होगा। तो प्रेशर बनाने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए होता है? जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अगर आपको कभी सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं दे रखा होता तो फिर आपको निकालना पड़ता है। जैसे मान लो ये सरफेस है और इस टाइप से ऐसे फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये आपको फोर्स लग रहा है यहाँ पे, मान लो F, और ये एरिया दे रखा है आपको कैपिटल A। तो आपको इस F का परपेंडिकुलर कंपोनेंट यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, जो आपको इससे निकालना पड़ेगा। ये एंगल अगर आपको थीटा दे रखा होगा तो इससे क्या मिल जाएगा? तो प्रेशर इक्वल टू F cos थीटा डिवाइडेड बाई आपको A लिखना पड़ेगा। समझ गई बात? तो वैसा कोई फॉर्मूला नहीं है। ये रहा ना, ये थर्ड वाला वही तो है सर ये जो कंपोनेंट ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, और दोनों के परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एरिया क्या होता है? नहीं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एरिया नहीं करना है अपने को। तो वो होता क्या है, डिफाइंड है कि नहीं है? नहीं, डिफाइन तो है, पर देख क्यों नहीं करना है, वो उल्टा नहीं करना है। क्योंकि जैसे तुमसे बोला गया कि रूम के अंदर गैस भरी हुई है और गैस कितना फोर्स लगा रही है वॉल पे, तो तुम वॉल को तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर मान चुके हो ना वहां पे। हाँ सर। और वहां पे जो फोर्स निकाल रहे हो, फोर्स कौन सा निकाल रहे हो? उस वॉल के परपेंडिकुलर, उस वॉल के परपेंडिकुलर निकाल रहे हो। इसलिए आपको उल्टा सोचोगे तो किसका कंपोनेंट निकालना पड़ेगा? फोर्स का। समझ रही बात? जैसे तो ऐसे सरफेस को टेढ़े करना पड़ेगा। अगर आपको मान ले, मेरी बात सुन, आपको एक रूम के अंदर वॉल का एरिया दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, तो आपको कौन सा फोर्स मिलेगा? परपेंडिकुलर। अब इसको उल्टा सोच, अगर आपको फोर्स दे रखा है और एरिया दे रखा है तो कौन सा कंपोनेंट यूज करो? गुड इवनिंग सर। अपन क्या बात कर रहे थे कि अगर आपको प्रेशर और एरिया दे रखा है तो कौन सा फोर्स मिलेगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब इसका उल्टा सोचो, अगर आपको फोर्स दे रखा है और एरिया दे रखा है तो आपको प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फोर्स रिक्वायर्ड है फिर? परपेंडिकुलर। इसलिए आप सरफेस का फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट यूज करते हैं, ठीक है? और यहाँ पे अब डेफिनेशन में लिख लो, ये सारी चीजें लिख ली ऊपर वाली। हाँ सर। इसमें लिखो डेफिनेशन में, सो प्रेशर इज द रेशियो ऑफ
So pressure is the ratio of perpendicular component of force. So pressure is the ratio of perpendicular component of force to the area of surface. To the area of surface. समझ आ गई बात ये? हाँ सर। हाँ सर। इसके बाद नेक्स्ट अपन वॉल्यूम और डेंसिटी। ये बेसिक बातें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कभी ना कभी इनकी जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर में। हो सकता है तुम्हें पता हो बट फिर भी अपन एक बार पढ़ लेते हैं। वॉल्यूम आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे? वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा क्रॉस हमारे पास सेक्शन, क्या? मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है ना? अगर इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या क्या हो जाएगी इसमें हमारे पास? मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, है ना? फिर क्या हो जाएगा हमारे पास? एक होता है लीटर और एक होता है डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब है ना? वो सेम ही होता है ना? हाँ डेसीमीटर क्यूब होता है। और तो लीटर 1 सेम लीटर होता है ना? हाँ 1 लीटर इक्वल टू होता है 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। ये सोनू सर ने भी लिखा है। रिलेशन याद रखना क्योंकि अपने काम आ जाते हैं। ठीक है, ये माइनस है यहाँ पे। रिलेशन याद रखना, काम आ जाते हैं अपने। माइनस में 10 की पावर -3 मीटर क्यूब है। मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि याद है अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर लेना। कभी ना कभी फ्लूइड वाले चैप्टर में, हीट वाले चैप्टर में ये चीजें यूज हो जाती है। वहां पे अगर रिलेशन पता नहीं हो तो बैठे रह जाते हैं फिर अपन। इसके बाद है डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला ऊपर लिखा ही अपन ने वैसे तो। डेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा मास बाई वॉल्यूम। ठीक है ना? स्केलर क्वांटिटी है अगेन। सेकंड आपके पास इसकी यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास? किलोग्राम पर मीटर, केजी पर मीटर क्यूब या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो यूजुअली अपन यूज करते हैं। इसके बाद अपने को क्या याद रखना है? डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 किलोग्राम पर मीटर, है ना? ये हो जाएगा 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, या फिर अपन 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 1.7 ऐसा कुछ होता है ना, 1.716 ग्राम पर। है ना? डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी हो जाएगा 13.6 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब, या फिर हो जाएगा 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ आइस 0.99 900 केजी पर मीटर क्यूब। ये भी याद रखना। हाँ ये भी याद रखना। हाँ, ये भी याद रखना है क्योंकि कभी कभी वो ये तीनों डेटा नहीं देता है। सर हाँ, वो राइस जैसा लग रहा है थोड़ा। क्या लग रहा है? राइस राइस भी बोल रहा है, कुछ भी बोल। तेरे को जो दिख रहा है वो लिख ले। हाँ, मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। सर, पर जैसा वो तेरे को दिख वो रहा है है वैसे कौन? लिख ले। वो है कौन? अब पता नहीं, इसको कुछ अजीब ही दिखता रहता है। मतलब वो लिखे नहीं। मतलब वो लिख रहा है रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी।
वाटर के हाँ 4 डिग्री सेल्सियस। रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री 4 सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस। तो वन ही डेंसिटी होता ऑफ है, क्या होता है? वाटर का वन ही ग्राम होता है पर तो फिर सेंटीमीटर ना सेंटीमीटर क्यूब। हाँ डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड, जो भी लिखते हैं। और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटी लिखा है ना मैंने, नीचे लिख देता हूँ इसे। इसको रो आर लिखते हैं अपन यहाँ पे। रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू हो जाएगी डेंसिटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा रिलेटिव डेंसिटी का। हाँ सर। बहुत बेसिक चीजें हैं बट स्टिल याद होनी चाहिए, इसमें गलती नहीं कर सकते है ना। हाँ सर। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आगे वाला सब फिर एक साथ पढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर के बारे में सर तो तब तक हम क्या करें? अब तक तुम 7 मिनट है, आराम से रिवीजन कर लो कुछ भी। मैथ्स का थोड़ा बाकी है, वो कर सकते हैं। की डेफिनेशन तो लिख ही लेते हैं। टेम्परेचर और हीट एक ही बात या अलग अलग? अलग अलग। टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हाँ, टेम्परेचर क्या होता है? कोई बॉडी कितना ठंडी है कितना गर्म है उसका मेजरमेंट होता है। और हीट क्या होता है? एनर्जी जब होता है। टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है तब हीट फ्लो होता है ना। हाँ सर। तो लिख लो, टेम्परेचर हेडिंग डालो और उसमें इसका लिख लो कि टेम्परेचर इज बेसिकली डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। तो मतलब वो टेम्परेचर वोल्टेज होता है और हीट करंट। हाँ, ये कहाँ पढ़ा थे? ऐसे ही बोल रहा हूँ, ऐसे ही कैसे बोल पाए तो? वापस बता सकते मतलब हो? ऐसे वोल्टेज डिफरेंस पे करंट फ्लो होता है ना। नहीं नहीं सर, हीट चार्ज होता है और ये टेम्परेचर वो होता है, अरे नहीं, उसकी कूलम होता है, ऐसा होता है। हीट वही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। टेम्परेचर जो होता है वो पोटेंशियल की टर्मिनोलॉजी है, वो टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। और हीट जो है वो करंट की टर्मिनोलॉजी है। लिखो अच्छा, टेम्परेचर वैसा नहीं होता है। हॉटनेस एंड हीट की वजह से टेम्परेचर होता है। हाँ, ऐसा नहीं होता कि हीट की वजह से टेम्परेचर का पता चलता है? हीट की वजह से नहीं पता लगता है, टेम्परेचर की वजह से हीट का पता लगता है, ऐसा होता है? टेम्परेचर की वजह से हीट का पता लगता है। हाँ, ऐसा ये तो उल्टा हो गया। और ज्यादा लिखो। बेसिक तो लिखो, पहले लिख लो, टेम्परेचर इज बेसिकली डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कूलनेस कोल्डनेस। या कोल्डनेस। सर आप तो पार्टी दो, क्या पार्टी दो? ऐसे ही। 2 चैप्टर हो गए एक दिन में। सर बोलेंगे मेरा आइडिया जो नोट्स लेकर। नहीं नहीं, नहीं बोलूंगा आपको। आपकी तरह है पार्टी। नहीं बोले ऐसे। इसमें नीचे लिखना, बेसिकली टेम्परेचर इज रिलेटेड टू एनर्जी पर मॉलिक्यूल। बेसिकली टेम्परेचर इज रिलेटेड टू It is Energy per related to एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ द मीडियम। मीडियम के एक एक मॉलिक्यूल से मिलाकर पूरा टेम्परेचर बनाया जाएगा। दैट बूंद मींस बूंद से सागर बना जाएगा। तो फिर से रिपीट करोगे? टेम्परेचर इज रिलेटेड टू एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ द मीडियम। That means more the temperature, more the energy. ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा एनर्जी। ठीक है, हाँ, समझ रही बात? yes, हाँ सर। इसके बाद हीट के बारे में कल अपन पढ़ेंगे, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। हीट क्या होता है, हीट फ्लो क्यों होता है, फिर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए अपन थर्मोमीटर यूज करते हैं, तो उसमें अपन कैसे रीडिंग को कन्वर्ट करते हैं, वो सब बातें। सर एक क्वेश्चन तो पक्का आता है, और थर्मोमीटर में किंग किंग क्यों होता है? क्या होता है? तो पुराना क्वेश्चन है ना। हाँ, हर साल में आता है ऐसा। किंग क्या होता है? मेरे को उसका आइडिया नहीं। क्या? ट्यूब में बेंट होता है।
तब वो पूछ रहा है कि तो ट्यूब बचपन से में एक ही क्वेश्चन आता रहता है। थर्मोमीटर कौन सा जो थर्मोमीटर नॉर्मली यूज करते हैं वो? मर्क्यूरी वाला। अच्छा ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे अपन नेक्स्ट वाली क्लास में। आपने वैसे वो नहीं पूछे जाते किंक विंक वाले वो चीजें। वही तो बोला वो पुराना क्वेश्चन है। हाँ वो नहीं पूछे जाते हैं। आपने तो कन्वर्जन पूछेगा तो कि सेल्सियस को वाह, वाह। फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को डिग्री में। बहुत मस्त है। डिग्री में हाँ डिग्री को केल्विन में। डिग्री टू केल्विन वाले पूछते हैं। नहीं वो नया स्केल बना के देता है बेटा कि एक ऐसा स्केल है ओ। जिसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इतना है, बताओ इस डिग्री सेल्सियस को इस नए वाले स्केल में कन्वर्ट करो रीडिंग को। वो नया स्केल बना के देता है। वरना ये 3 में घूमता। वो इजी देखो डिग्री सेल्सियस तो जन्म से पढ़ते आ रहे हो तुम बचपन से ही, वो क्या पूछेगा? 9/5 वाला। और वो पूछे और कोई गलत कर दे तो उसे 18 ग्राम पानी में डूब के मर जाना चाहिए। 18 ग्राम एक मोल होता है ना? होगा ना। एक मोल पानी- 1 ml 1 ml। 1 मोल पानी में डूब के मर जाना चाहिए अगर वो पूछे और कोई गलत कर दे तो। ठीक है हाँ सर। आप क्या चलो नेक्स्ट क्लास में कल तो डिस्कशन करेंगे ना पहले? हाँ सर। ठीक है कल डिस्कशन फिर उसके बाद पढ़ेंगे। कैसा? ईजान का ये चलो क्या? ईजान। चलो बाय बाय। बाय सर। Bye, sir. थैंक यू।